Good afternoon. Good afternoon, Aslam Danish. Please take your seat. Thank you, sir. Thank you. असलम, आप ये इंट्रोडक्शन हिंदी में चाहेंगे कि अंग्रेजी में? हिंदी में सर। हिंदी में चाहेंगे। असलम, मेरे पास जो जानकारी है उसके हिसाब से आप किशनगंज बिहार से हैं। यस सर। और आपने ग्रेजुएशन और 12th क्लास दिल्ली में जामिया मिलिया इस्लामिया से किया है, जबकि उससे पहले आप किशनगंज से ही पढ़ के आए थे। यस सर। ओके, आप क्रिकेट खेलना पसंद करते हैं। यस सर। आपने कब ग्रेजुएशन की है अपनी? सर 2012 में। 2012 में। तो पिछले 6 साल से आप क्या कर रहे हैं? सर मैंने 1 साल जॉब किया है, उसके बाद फिर मैंने तैयारी पे आ गया, सिविल सर्विस की तैयारी। कौन सा जॉब किया? एज ए डेवलपर, सॉफ्टवेयर डेवलपर। मेरा कंप्यूटर इंजीनियरिंग है। डेवलपर थे आप किस फर्म में? सर डॉट नेट पे करते थे। डॉट नेट पे करते। किस फर्म में काम कर रहे थे आप? किस कंपनी में? कंपनी सर ये ओग्लेक्स प्राइवेट लिमिटेड है, ये दिल्ली में ही है। अच्छा, इससे ओके। फिर आपने नौकरी क्यों छोड़ दी? सर मुझे सिविल सर्विस का तैयारी करना था, और ये मेरा शुरू से ही एक रुझान था कि मुझे एडमिनिस्ट्रेशन में जाना है। तो मैंने फिर वहाँ जॉब क्विट किया, फिर इधर तैयारी में आया। ओके, तो फिर अगर आप शुरू से ही रुझान था तो फिर आपने बीटेक क्यों किया? बल्कि बीटेक क्यों, मुझे तो लगता है आपने 12th में एडमिशन भी इसलिए लिया कि आपको आराम से बीटेक में एडमिशन मिल जाए, इंटरनल कैंडिडेट होने की सुविधा की वजह से। सर जब मैं 10th किया था तो मुझे इसका कुछ ज़्यादा जानकारी तो था नहीं, लेकिन मैंने जामिया का एंट्रेंस दिया था। 11th के लिए भी एंट्रेंस होता है, तो वहाँ भी मेरा एडमिशन हो गया। फिर वहाँ एक माहौल बन गया था। साइंस में मिला था मुझे, मैथ ही मिला था वहाँ पे। तो फिर वहाँ एक इंजीनियरिंग का भी एक फिर तैयारी का माहौल बन गया, तो मैंने वहाँ पे तैयारी किया, फिर उसमें एडमिशन हो गया, तो मैंने कंटिन्यू किया उसको। लेकिन आपने जब परीक्षा दी है तो उसके लिए विषय आपने क्या लिया है? उर्दू ऑप्शनल। उर्दू आपने ऑप्शनल लिया। ये इज़ नॉट गोइंग वेल विद योर बैकग्राउंड सब्जेक्ट्स। सर उर्दू मैंने इसलिए भी लिया कि यूपीएससी में और बीपीएससी दोनों जगह कंप्यूटर साइंस एज ऑप्शनल नहीं है। हाँ, लेकिन फिजिक्स था, केमिस्ट्री था, मैथमेटिक्स था, ह्यूमैनिटीज़ में भी कई अच्छे सब्जेक्ट्स थे, लेकिन आपने उर्दू लिटरेचर क्यों लिया? सर उर्दू में मेरा थोड़ा इंटरेस्ट रहा शुरू से। एक तो 10th तक मैंने उर्दू पढ़ा है, और हम लोग बचपन से भी थोड़ा बैकग्राउंड उर्दू रहा है, और थोड़ा इंटरेस्ट है इस सब्जेक्ट में। अच्छा लगता है, लिटरेचर है, और ज़ुबान भी थोड़ा ठीक लगता है, मीठी है, तो मैंने इसको ऑप्ट किया। एक इंटरेस्ट भी है इसमें कि जानने के लिए। ओके, आप किशनगंज से आते हैं। किशनगंज एक बॉर्डरिंग डिस्ट्रिक्ट है बिहार का। मुझे बताइए किशनगंज की क्या विशेषताएं हैं, और एक जैसे हम लोगों को जो अपरिचित हैं उन्हें अगर आप किशनगंज का परिचय देना चाहें तो कैसे देंगे? सर किशनगंज जो है सर एक बहुत पीसफुल डिस्ट्रिक्ट है। बहुत अच्छे से हम लोग रहते हैं सब वहाँ। और दूसरी बात ये है कि अभी काफ़ी एक इमर्जिंग डिस्ट्रिक्ट हो रहा है। पहले एजुकेशन बहुत में लैक था। पहले बेसिक पैरामीटर्स बताइए, क्षेत्रफल कितना है, आबादी क्या है? सर उसका क्षेत्रफल सर जो है 1884 किलोमीटर स्क्वायर है। ठीक है। और उसका सर जो पॉपुलेशन है वो 16 लाख प्लस है। और सर बाकी उसका जो वहाँ से बहुत नज़दीक एक दार्जिलिंग है डिस्ट्रिक्ट, जो वेस्ट बंगाल का है। लोग वहाँ घूमने के लिए जाते हैं। और सर उसके नॉर्थ में एकदम सटा हुआ है नेपाल, एज ए बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट वो कंट्री है। और साउथ वेस्ट पूर्णिया है जो कमिश्नरी है वहाँ का। वेस्ट में अररिया है। तो ये सब आसपास की डिस्ट्रिक्ट है। सांस्कृतिक तौर पर किशनगंज की क्या विशेषताएं हैं? सर सांस्कृतिक तौर पे वहाँ पे जो एक है सर सुरजापुरी बोला जाता है, सीमांचल रीजन में है। वहाँ जो एक उसका लैंग्वेज है सुरजापुरी, और वहाँ का जो मोर देन 70% लोग हैं वहाँ सुरजापुरी बोलते हैं। एक डिफरेंट है और जगह से। सुरजापुरी ना मगही है, ना मैथिली है, ना भोजपुरी है, ना बंगाली है, कुछ अलग है? हाँ सर ऐसे वो ड्राइब है, ऐसे है तो इंडो आर्यन फैमिली से ही आता है वो, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट है। वो बंगाली से भी मिलता है, असमीज से भी मिलता है, हिंदी के भी वर्ड मिक्स हैं, थोड़ा डिफरेंट टाइप के हैं। मैथिली से मिलते हैं। अपना परिचय जरा हमें सुरजापुरी में दीजिए ताकि हम अनुमान लगा सकें कि वो कैसी भाषा है। उसको फिर ट्रांसलेट भी करना पड़ेगा। कोई बात नहीं। जैसे मोर नाम असलम दानिश छे, मी किशनगंज जिला रहने वाला आशी, मोर बार नाम खसीर रहमान। तो मैथिली लग रही है। हाँ कुछ ऐसे ही है सर, इस तरह का ही है। मतलब कंप्लीट ऐसा भी नहीं है कि समझ में नहीं आएगा। नॉर्थ इंडियन जितने हैं वो तो समझ ही लेते हैं सर। वाक्य संरचना मैथिल की है, लेकिन शब्द वगैरह कुछ हाँ कुछ अलग अलग है। जैसे मेरा आप बोलना है तो उसमें मोर बोलते हैं,
चलिए थोड़ा कंप्यूटर साइंस पे बात करते हैं। आपका अपना डिसिप्लिन है और आपने .NET में पहले काम भी किया हुआ है। मुझे बताइए क्लासेस और मेथड में क्या अंतर है? क्लास जैसे सर क्लास में हमको कोई चीज़ डिफाइन करना होता है किसी एक टाइप की चीज़ों को, तो एक क्लास में रखते हैं, उसका क्लास बना लेते हैं, फिर उसको एक्सेस करना होता है तो उसके अकॉर्डिंग हम उसको एक्सेस करते हैं ऑब्जेक्ट या फंक्शन बना करके। और मेथड है वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज Yes, का sir. क्लासेस से क्या लेना देना है, क्या संबंध है उनका? सर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सर ये टॉप जैसे डाउन। oops यस सर, oops ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। इन सी। यस सर, इन C++ सर। तो क्या है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड? इसके कई हैं पार्ट हैं सर, जैसे इसमें एब्स्ट्रैक्शन होता है, ओवरलोडिंग होता है, फंक्शन ओवरलोडिंग भी होता है, रिलोडिंग भी होता है, और पॉलीमॉर्फिज्म होता है इसमें। आप चूंकि .NET एनवायरनमेंट में काम करते थे, मुझे बताइए कि माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनी जो कि लाइसेंस्ड सॉफ्टवेयर्स में यकीन करती है, यस सर। ओपन सोर्स से उसका कोई लेना देना नहीं, आमतौर पे दूर रहती है, यस सर। वह भी .NET एक्सेस जो है डेवलपर्स को लगभग फ्री, इनफैक्ट फ्री और ओपन सोर्स अवेलेबल कराती है। ये अपनी फिलॉसफी के अगेंस्ट .NET के मामले में क्यों जाती है? सर इसका तो मुझे एग्जैक्ट पता नहीं है, लेकिन मैं इसको अपने हिसाब से थोड़ा अगर परमिशन सर, इसमें सर जो इसका जो एडिटर है वो काफ़ी सिंपल है। जैसे सर अगर हमको C में अगर कोई प्रोग्रामिंग करना होता है तो सब चीज़ हमको खुद से वहाँ कोड करना होता है। इवन कि जावा में भी आते हैं तो उसमें भी बहुत से, अगर हमको कोई बॉक्स भी बनाना है या कोई बटन भी बनाना है तो उसमें हमको कोड करना, लिखना पड़ता है सब चीज़, तो टाइम टेकन भी है। लेकिन .NET में इसका जो एडिटर है ये ऑलरेडी सब चीज़, मैक्सिमम चीज़ें इसमें इनबिल्ट रहता है। अगर मुझे उर्दू आपका विषय है, मुझे बताइए कि जब हम कहते हैं कि गज़ल बहर में नहीं है तो क्या मतलब है इसका? सर बहर का मतलब होता है वज़न, उसका पैरामीटर होता है जी, कैसे तय होता है? गज़ल के लिए सर दो चीज़ें, जैसे सर हम रदीफ हम काफ़िया होना चाहिए, तो वो क्या है रदीफ काफिया? सर रदीफ सर जो जैसे अगर हम एक गज़ल से जैसे बताते हैं सर, अगर उसमें जैसे एक है, चारा नहीं कोई जलते रहने के सिवा, सांचे में फिना के ढलते रहने के सिवा, ए शमा तेरी हयात फ़ानी क्या है, छोका खाने संभलते रहने के सिवा। तो सर इसमें जो पहला जो दो पहले हैं, जैसे हम चारा नहीं कोई जलते रहने के सिवा, ये सिवा जो है, चारा नहीं कोई जलते रहने के सिवा, सांचे में फिना के ढलते रहने के सिवा, ये सिवा है सर, ये हम रदीफ हैं। और इसका लास्ट में मतलब जो अंत होगा, अंत की जो तुक है वो रदीफ है, और उससे जो पहले आते हैं उसको काफिया बोलते हैं। ये मेजर, ये जो बहर होना चाहिए सर गज़ल में। और मतला और मक्ता क्या होते हैं? सर मतला सर बोलते हैं जो किसी भी गज़ल का पहला जो मिसरा होता है उसको बोलते हैं सर मतला, और मक्ता जो लास्ट में जिसमें तखल्लुस यूज इस्तेमाल करते हैं शायर। ठीक सर। असलम, यस सर। दानिश का क्या मतलब है? सर दानिश मीन्स होता है अक्लमंद, ये पर्शियन वर्ड से डिराइव्ड किया है। उसमें तो आपने अपने नाम को चरितार्थ करने की दिशा में मेहनत की है? सर मुझे तो लगता है मैंने मेहनत किया है। ठीक है। नमामि गंगे परियोजना यस सर। कब शुरू हुई थी? सर सॉरी एग्जैक्ट डेट तो इसका याद नहीं। क्या है ये परियोजना? सर ये नमामि गंगा गंगा को क्लीन करने का ये प्रोजेक्ट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, जिसमें सर 20,000 करोड़ का प्रोजेक्ट था। क्या क्या प्रक्रियाएं अपनाई जाएंगी साफ करने के लिए? सर इसमें तो एक तो जो गंगा में जो पहली जो बेसिन पे है जो अवसाद, वहाँ पे जो उसका डिपनेस गहराई बढ़ाना है उसको, उसमें डीसिल्टिंग करेंगे। यस सर, डीसिल्टिंग करना, जो सिल्टिंग है। और सर उसमें जो गंगा के जो किनारे में जितने शहर हैं या फिर जो भी विलेजेस हैं, उसको सर वहाँ से जो भी एफ्लुएंस जो भी आते हैं सीवरेज वगैरह, उसको ट्रीटमेंट करना है। वो वहाँ ट्रीट होकर के आए अगर जो भी आते हैं, तो एक ये है कुछ। फिर सर उसमें वो भी करना है, जैसे प्लांटेशन वगैरह का भी है, जिससे एनवायरनमेंट वगैरह सही रहे। ठीक है। किशनगंज से कोई नदी भी निकलती है? यस सर। कौन सी नदी? सर वहाँ का जो मेजर रिवर है वो महानंदा है, और बाकी उसका वो ट्रिब्यूटरीज भी है। किशनगंज में कौन सा उद्योग प्रमुख है? सर वहाँ पे तो सर सच कोई उद्योग प्रमुख अभी तक नहीं है। थोड़ा जूट के लिए वहाँ किया गया था, लेकिन टैनरी भी है। यस सर। टैनरी वहाँ नहीं है, टी गार्डन है, और टी गार्डन अभी वहाँ पे मिल खोला गया है प्रोसेसिंग के लिए, जैसे, और टी इंडस्ट्री एज ए हम ले सकते हैं उसको।
एग्रीकल्चर बिहार में सबसे ज़्यादा होता है। जूट उद्योग मर रहा है कि जिंदा है? कौन सा सर? जूट उद्योग सर वो नहीं, वो तो बंद क्या, उसमें अब उसका दूसरा ही काम हो रहा है वहाँ पे, स्टोरेज के लिए यूज़ कर रहे हैं। अब वो चल नहीं रहा है वहाँ। मैन्युफैक्चरिंग बंद नहीं, है। मैन्युफैक्चरिंग बंद। सिल्क उद्योग वहाँ तक नहीं आया है भागलपुर वाला? नहीं सर, वहाँ पे नहीं है। तो किस तरह की हुनर हम कौशल विकास अभियान में सिखा सकते हैं वहाँ के युवाओं को? सर वहाँ कौशल विकास में जो सर जितने भी प्रोविज़न है, एज ए यंग को तो अपॉर्चुनिटी मिलेगा तो कर ही लेंगे। लेकिन वहाँ के हिसाब से सर अगर क्योंकि एग्रीकल्चर काफ़ी का अच्छा स्कोप है प्रमोट करने के लिए या वहाँ डेवलपमेंट के लिए, तो अगर एग्रीकल्चर से रिलेटेड कोई चीज़ और सिखाया जाए थोड़ा सा। जैसे आप कुछ बताइए क्या क्या सिखाया? जैसे सर वहाँ पे एक पाइनएप्पल इंडस्ट्री, मतलब पाइनएप्पल काफ़ी होता है, तो सर बहुत लेमन टाइप से लोग वहाँ खेती करते हैं, उन लोगों को उसका पता नहीं है। तो अगर कुछ उस तरह का प्रोसेसिंग टाइप का किया जाए, जैसे वहाँ से एक्सपोर्ट भी होता है, जैसे सऊदीया में होता है, इवन कि यूरोपियन कंट्री में भी होती है पाइनएप्पल, तो उसको अगर प्रोसेसिंग करके भेजा जाए तो वो काफ़ी और इकोनॉमिकली काफ़ी अच्छा रहेगा। तो सर अगर उससे तो सर उससे मैं यही सोचता हूँ कि अगर उस तरह का और अगर थोड़ा टेक्निकल नो हाउ कर दें जो भी वहाँ के लोग हैं और इन्वेस्टर खास करके। किशनगंज जिले का सेक्स रेशियो आपने ध्यान दिया कितना है? सर सॉरी, ये मुझे नहीं ध्यान है इसका। बालिकाओं की शिक्षा में भागीदारी कम है उधर, क्या कारण है? सर मुझे जहाँ तक अपना ऑब्जर्वेशन है, मैं तो इन जनरल नहीं कह सकता हूँ, वहाँ पे सर जैसे 68% मुस्लिम्स है आबादी, और थोड़ा मुस्लिम में ये है कि अभी लड़कियों को, अभी तो खैर हो गया है, वो पहले जो था एक माइंडसेट, तो रूढ़िवादिता अभी भी बनी हुई है। अब सर वो काफ़ी इम्प्रूव हो गया, अब उस तरह का नहीं। अभी तो किशनगंज को बेस्ट परफॉर्मेंस इन एजुकेशन में अवार्ड भी मिला है, और इवन के बेस्ट इमर्जिंग डिस्ट्रिक्ट इन द स्टेट भी मिला है ओवरऑल परफॉर्मेंस में, तो काफ़ी अच्छा कर रहा है। और पहले था सर उसमें और भी समस्या ये भी थी कि बाढ़ वगैरह भी काफ़ी आते रहता, हर साल आते रहता, तो गरीबी भी बहुत थी, तो जिसके वजह से एफर्ट नहीं कर पाते थे। स्कूल का भी इंफ्रास्ट्रक्चर उतना नहीं था पहले, अब तो बहुत 2005 के बाद बहुत हो गया है, एक्सेसिबल नहीं था। मैं खुद पढ़ा हूँ तो 6-7 किलोमीटर दूर मेरा स्कूल खुद था, तो अब तो वो सब दिक्कतें ख़त्म हो गई, तो अब ये सब प्रॉब्लम धीरे धीरे काफ़ी शॉर्ट आउट हो रहा है। ठीक है मैम। असलम, 15 पॉइंट प्रोग्राम पता है आपको? सॉरी मैम, अभी ध्यान नहीं है। अच्छा, कॉन्स्टिट्यूशन में माइनॉरिटी की डेफिनेशन क्या है और कौन से आर्टिकल्स हैं जो उसको डिफाइन मतलब बताते हैं? मैम माइनॉरिटी तो 29 में, आर्टिकल 29 में है, जिसमें उसका लिंग्विस्टिक प्रिजर्वेशन की बात बोले हैं, 29 एंड 30 में है। और ऐसे मैम एज ए माइनॉरिटी का डेफिनेशन मुझे जहाँ तक लग रहा है, अगर एम आई राइट, तो शायद माइनॉरिटी एज ए डिफाइंड नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइन नहीं है। अच्छा, एज अ बॉर्डर स्टेट तो आपको क्या लगता है कि क्या स्पेशल रिक्वायरमेंट्स होती हैं बॉर्डर स्टेट की, क्या परेशानियाँ जो उस बॉर्डर के कारण उस जिले को देखनी पड़ती हैं, कुछ ऐसा है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ है, थोड़ा तो है बॉर्डर में। जैसे मेरा खुद जो डिस्ट्रिक्ट है किशनगंज, वो नेपाल के बॉर्डर में है, और वहाँ पे जो बांग्लादेश से भी सटा हुआ है, 20 किलोमीटर एक स्ट्रेच पड़ता है वेस्ट बंगाल का, उसके बाद फिर बांग्लादेश आ जाता है। तो वहाँ ये कि नेपाल से तो ज़्यादा ये है कि वहाँ तो लोग डेली जाते हैं आते हैं, वहाँ कोई परमिशन की ज़रूरत नहीं है। नेपाल डेली चले जाते हैं? हाँ, हाँ, जाते हैं, क्रिकेट खेलने भी लोग जाते हैं वहाँ पे। हाँ, बच्चे जाते हैं। बाकी नॉर्मल अगर कोई मार्केट भी जाते हैं तो नेपाल के मार्केट जाते हैं, और जैसे इंडिया में लगता है कि कोई दिक्कत, लोगों को पता भी नहीं होगा कि हम नेपाल जा रहे हैं, ऐसा भी है, और अपना मार्केट करते हैं, आ जाते हैं। सब्जी भी खरीदना होता है बॉर्डर लोगों को, तो जाते हैं आ जाते हैं। और कुछ वहाँ पे दिक्कतें ये है कि स्मगलिंग होता था काफ़ी, क्योंकि वो जो बॉर्डर है वो फेंच बंद नहीं है, तो स्मगलिंग का काफ़ी था, लेकिन वो अब कम हो गया है। पहले जब हम छोटे थे तो देखते थे काफ़ी स्मगलिंग का प्रॉब्लम था वहाँ पे, स्मगलिंग का हाँ काफ़ी प्रॉब्लम था, अब तो वो हो गया है। अच्छा, एक ऐसा माना जाता है कि बिहार में बड़ी फ्यूडल सोसाइटी है। फ्यूडल मतलब समझ गए ना आप? फ्यूडल, तो फ्यूडल सोसाइटी ऐसा क्यों है? इसके पीछे क्या आप कारण अगर हम ट्रेस करें तो क्या हो सकता है? ओवरऑल बिहार में मैम मुझे तो ऐसा नहीं लगता कि फ्यूडल सोसाइटी है। आपको बिहार सामंती समाज नहीं लगता? मुझे ऐसा फील नहीं हुआ है सर, मुझे तो अच्छा लगता है। वृत्त सत्तात्मक तो लगता होगा।
हाँ, थोड़ा बहुत तो है अब उसमें, लेकिन इम्प्रूव तो अब हो रहा है। वो एक माइंड सेट पहले एक ट्रेडिशन टाइप का था, उसको एकदम एज ए हम आउटराइटली आप नहीं बोल सकते, लेकिन अब तो सही हो रहा है, काफ़ी चीज़ चेंज हो चुका है बिहार में। जो एक माइंड सेट था लोगों का, अब तो मुझे नहीं लग रहा ज़्यादा है, काफ़ी इम्प्रूव हुआ है। अरे डाउरी तो अभी भी चल रही है, आप कैसी बातें कर रहे हैं? हाँ मैम, दहेज प्रथा पूरी तरीके से है। सेक्स रेशो आपने खुद बताया कितना कम है। हाँ मैम, डॉरी के लिए, लेकिन बिहार भी तो है कि डॉरी के लिए एक अलग से अभी कानून भी बनाए हैं, और बिहारी स्टेट है जो इतना स्ट्रॉन्ग स्टेप लिए हैं। खुद चीफ मिनिस्टर इसका, हम लोग के जो चीफ मिनिस्टर हैं वो काफ़ी इसके प्रमोटर हैं। अच्छा, आपके रोल मॉडल कौन है बिहार से? बिहार से मुझे तो अभी जो प्रेजेंट का लगता है, मुझे नीतीश कुमार, जो हमारे चीफ मिनिस्टर श्री नीतीश कुमार जी लगते हैं। अच्छा, फिशिंग क्या होती है? कंप्यूटर की यस मैम, उसमें आई गॉट। फिशिंग एक ये बोल सकते हैं कि किसी को किसी चीज़ इंट्रूजन करना है किसी कंप्यूटर से, या किसी ए काइंड ऑफ अनऑथराइज्ड इंट्रूजन इन एनी कंप्यूटर एंड स्टील इंफॉर्मेशन फ्रॉम द कंप्यूटर। हैकिंग और फिशिंग को एक ही मान रहे हैं? सर हैकिंग भी उसी से ही करते हैं, फिशिंग बना के। अगर फिशिंग पेज बना देते हैं तो हम हैक करने के लिए, जैसे किसी का इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं, पासवर्ड अगर हमको किसी का जानना है या इन्फॉर्मेशन वगैरह भी जानना है, तो वो फिशिंग ही प्रोसेस है। उसमें एक फिशिंग पेज बना देते हैं, डमी पेज बना करके कर सकते हैं। जैसे अगर मैं गूगल का पेज आपके कंप्यूटर का अगर से आपका पासवर्ड लेना है, जीमेल का लेना है, या तो हम एक जीमेल का ही फिशिंग पेज बना देंगे। पता भी नहीं चला सर, आप उसमें एंट्री करेंगे, वो एक्सेस होगा नहीं, लेकिन उसका आपका इन्फॉर्मेशन मेरे ईमेल आईडी या हम जहाँ भी एक्सेस देंगे उसको, तो वो उसमें आ जाएगा। डार्क नेट क्या होता है? यस मैम। डार्क नेट, सॉरी मैम, मुझे असल मुझे ये बताइए कि सच्चर कमेटी की ऐसी कौन सी 3 महत्वपूर्ण सिफारिशें हैं जिन्हें यदि लागू किया जाए तो आपको लगता है कि भारत में मुस्लिम अल्पसंख्यक जो हैं उनके जीवन में बहुत बड़ा प्रभाव पड़ेगा? सर इसका सर सॉरी, मुझे सिर्फ एक रिकमेंडेशन, जो रिकमेंडेशन मतलब इसका रिपोर्ट जो सच्चर कमेटी का रिपोर्ट है, जो मुस्लिम्स का एजुकेशन पे बताया कि बहुत बिलो है, इवन के अदर सेक्शंस ऑफ, इवन की SC ST से भी कम है माइनॉरिटीज़ में जो एजुकेशन का, एक मुझे ये पता है। अगर इस पे अगर काम किया जाए और इस पे, तो जितनी सारी प्रॉब्लम है मुझे लगता है कि वो अपने आप शॉर्ट आउट हो जाएगा। और रियलिटी में भी है कि मुस्लिम समुदाय में एजुकेशन की काफ़ी कमी है, उसकी वजह भी थोड़ा कुछ रहा है बैकग्राउंड। मुझे बताइए कि भारत में भी एक किस्म का इस्लामोफोबिया देखने को मिलता है, इंटरनेशनली तो मिलता ही है। भारत में प्रचलित जो इस्लामोफोबिया है और इंटरनेशनली जो प्रचलित इस्लामोफोबिया है, यह एक ही प्रकृति के हैं या आपको लगता है कि नहीं, भारत की स्थिति बाकी से भिन्न है? सर मैं सॉरी एक इसमें बात कहना चाह रहा हूँ कि मुझे तो नहीं लगता कि इंडिया में सर शायद फील नहीं हुआ है मुझे, शायद किसी को हो कि इंडिया में कुछ इस्लामोफोबिया टाइप का चीज़ है। यहाँ पे तो हम लोग सब एक दूसरे बढ़िया से रहते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है। हर उस समाज में भी जिसमें बढ़िया से रहते हैं वहाँ भी इस्लामोफोबिया होता है। इस्लामोफोबिया का मूल मतलब ये है कि चूँकि आप इस रिलीजन से आपका परिचय अन्य से कम होता है, तो इस कारण आप बहुत सारी आशंकाएं इस समुदाय के प्रति रखते हैं और कई बार आप उनसे आतंकवाद या अन्य चीज़ों से जोड़कर देखते हैं। और ये प्रवृत्ति तो हमें निश्चित तौर पर दिखाई देती है। हाँ सर, लेकिन मैं कहूँगा सर कि आतंकवाद से सर अगर वो आतंकवाद है तो वो उसके लिए कोई रिलीजियन नहीं है, जाहिर है नहीं है, और उसके बावजूद लोग देखते हैं, तभी तो इस्लामोफोबिया है। सर इसमें सर सब तो नहीं देखते हैं, कुछ अगर थोड़ा देखते हैं तो हो सकता है वो कभी इस चीज़ को फेस किया हो। ऐसे जनरली सर हम लोग इतने लोग हैं, कहाँ मैं तो नहीं देख रहा हूँ कि कोई किसी से वो कर रहे हैं, या फिर ये मीडिया में कुछ चीज़ें जो आ जाती हैं वो कुछ सर्टेन सेक्शन ऑफ पीपल होते हैं जिसकी वजह से ये सब चीज़ें होती है। अदरवाइज सर मुझे तो नहीं लगता है। आपको क्या लगता है कि ये जो अयोध्या में फिर से जनता इकट्ठी हो रही है, ये लोकतंत्र के लिए एक अच्छी बात है या लोकतंत्र के लिए खतरनाक है? सर मैं अयोध्या के बारे में ये बोलूँगा कि सर अभी तो जो भी मैटर है इसका, ये तो अभी सब जुडिस है सुप्रीम कोर्ट के अंदर में। साथ में अभी जो है तो इतनी सारी भीड़ क्यों इकट्ठे हो रही है? सर अब सर ये बिलीफ और फेथ का भी है। अब इसमें थोड़ा रैशनलाइजेशन जो कर रहे हैं उसको थोड़ा देखना चाहिए कि अभी कम से कम कोर्ट का तो ऑर्डर जो आए उस पर बात करना चाहिए, या फिर सर इसमें बातचीत डायलॉग
होना चाहिए सही से, मेरे हिसाब से तो ये होना चाहिए सर। ठीक है असलम, आपसे बात करके अच्छा लगा, अब आप जा सकते हैं सर थैंक यू सर। आइए असलम, यस सर। प्लीज टेक योर सीट। अपना मूल्यांकन करके बताइए कैसा लग रहा है। ये तो सब बहुत अच्छा लग रहा था यहाँ। अच्छा लग रहा है। मुझे लग रहा था कि सर अभी थोड़ा जो ये वाला मैटर जो अभी सर अयोध्या वाला बोले, इसमें एक चीज़ मुझे शायद बोलना था कि ये शायद पॉलिटिकल गेन है, जब भी इलेक्शन आता है तो ये बोलना था मुझे एक। देखिए, हम लोगों की जो जनरल रीडिंग है कि आप एक बहुत शानदार कैंडिडेट हैं, आप इम्प्रेसिव, आपकी एंट्री है, आपकी अपीयरेंस अच्छी है, आपसे बात करके अच्छा लगता है। एक्सपेक्टेशंस पर आप खरे उतरते हैं बाय एंड लार्ज, क्योंकि एक्सपेक्टेशन जो है वो आपके इंजीनियरिंग बैकग्राउंड, दिल्ली से पढ़ाई लिखाई, एजुकेटेड माइनॉरिटी, एजुकेटेड मुस्लिम वाली जो इमेज बनती है, यू फिट इनटू दैट, विच इज़ गुड, अच्छा है। आपसे बात करके इस सेंस में अच्छा लगता है। और सब्जेक्ट एरियाज़ में भी बाय एंड लार्ज आपके पास जितना एरिया, कुछ एरियाज़ को ज़रूर ब्रशअप करने की ज़रूरत है, वो आपको मालूम है, लेकिन बाकी सामान्यतः आप उसमें कर पा रहे हैं। मुझे थोड़ा सा सलाह सिर्फ इतनी देनी है कि किसी किसी जगह पर ऐसा लगता है जैसे कि आप बात को, आपके बात जो है आपके मुंह तक तो आ जाती है, यस सर, लेकिन आप उसे रोक लेते हैं। साहस भी इम्पॉर्टेंट है, यस सर, करेज भी आपका जांचा जा रहा है कि आप जरूरत पड़ने पर थोड़ी सी तीखी बात भी बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते, ठीक है ना? ये थोड़ा सा तो ऐसा लग रहा है जैसे कि आप सहमे किसी किसी जगह पर हैं कि मेरी बात को बाकी कैंडिडेट्स की तुलना में ज़्यादा गलत माना जाएगा। इंक्लूसिव सोसाइटी है, लेकिन ये जरूर है कि संशय है, संदेह एक दूसरे के प्रति है, और हाल के वर्षों में कुछ बढ़ता हुआ दिखाई देता है थोड़ा सा। लेकिन सर ये बोल सकते हैं सर कि हाल के छोटे से वर्ग में ही अगर है तो है 2% ही लोगों में नहीं, है। बताओ ना कि लेकिन हमारा इतिहास इतना लंबा है साथ में रहने का कि मेरे को नहीं लगता 5-10 साल आपको बिगाड़ नहीं सकते, चाहे तब भी नहीं बिगाड़ सकते। वी हैव अ लॉन्ग हिस्ट्री। तो आप इस बात को अंडरलाइन कर सकते कि ये सही है कि थोड़ा बहुत दिखाई देता है, ये भी सही है कि हम लोगों ने इससे ज्यादा एक इतिहास के तौर पर, एक तारीख के तौर पर हम लोगों ने इससे ज्यादा कट्टर वक्तों को देखा है, ठीक है ना? और हमें पता है कि हम एक जनता के तौर पर, पॉलिटिक्स का हम नहीं कहते, लेकिन जनता के तौर पर हमें मालूम है कि इससे कैसे निकल कर आना है। और सर इसमें बोल सकते हैं कि आज ये जो थोड़ा बहुत अगर देखने को भी मिल रहा है तो वहाँ पॉलिटिकली गेन बोल सकते हैं सर। आप बता सकते हैं कि सच तो यही है। ये बोलेंगे ना कि हमारी राज्य व्यवस्था दुर्भाग्य से इधर थोड़ा बहुत बदलाव उसमें दिखाई देता है, लेकिन हम अंततः एज अ सोसाइटी एक इंक्लूसिव सोसाइटी है। ये वाला हिस्सा आप बोल सकते हैं। दूसरा, इस बात को प्लीज समझने की कोशिश कीजिए कि ये वाला जो हिस्सा है कि हम एज अ सोसाइटी हमारे यहाँ थोड़े बहुत डिफरेंसेस बढ़ रहे हैं, लेकिन इसे भी कवर किया जा सकता है। पर जिस चीज़ से आप डर रहे हैं वो ये कि बैकवर्डनेस ऑफ मुस्लिम जो है उसको भी अच्छे से प्ले करने की जरूरत है। आपको इस बात को समझने की जरूरत है कि हाँ, एज अ कम्युनिटी देयर आर इश्यूज ऑफ बैकवर्डनेस, एजुकेशनल, इकोनॉमिक। तो सच्चर कमेटी जैसे कम से कम देख लीजिए, मैं उम्मीद कर रहा था कि ठीक है ना? तो थोड़ा सा साहसी होके बोलिए, चिंता मत कीजिए, ठीक है ना? हाँ, ये जरूर है कि बहुत स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल स्टेटमेंट ना बोले, हाँ, मतलब ऐसा नहीं कि गोली मार दो और उड़ा दो, नहीं, लेकिन ईमान की बात बोले, इतना भी ना डरो। प्रेमचंद ने कहा ना कि ईमान के डर से, बिगाड़ के डर से ईमान की बात नहीं बोलोगे, ऐसा थोड़ी ना है, ठीक है ना? बाय एंड लार्ज बहुत अच्छा। चलिए, गुड, ठीक है, चलिए, शुभकामनाएं। थैंक यू।